हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सर शर्मा। दोस्तों, अब तक हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा, जो कब हुआ था 1740 से 1748 के मध्य। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1750 से 1751 के बीच। अच्छा, इस युद्ध के होने के पीछे वजह क्या थी, कारण क्या था? देखो, इस युद्ध के होने के पीछे जो कारण था वो था कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों का हस्तक्षेप। ठीक है। कर्नाटक का जो नवाब था उस समय कौन था? कर्नाटक का नवाब कौन था उस समय? जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अभी, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कर्नाटक का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन। ठीक है। अनवरुद्दीन कर्नाटक का कौन था? नवाब था। उसी समय हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम कौन था? नाम था आसफ जहां। आसफ जहां निजाम उल मुल्क, ये इनका नाम था। क्या नाम था? आसफ जहां निजाम उल मुल्क। 1748 की बात है। 1748 में इस निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये मर जाता है और इसके बाद इसके ना दो पुत्र थे, जिनका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग और दूसरे का नाम क्या था? मुजफ्फर जंग। ठीक है भाई, क्या नाम था? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अच्छा, अब इसको हम दो खेमे में बांट लेते हैं। ठीक है। इन दोनों की आपस में दुश्मनी थी और विदेशी ताकतें चाहती थी कि भारत में भारतीयों को ये लड़ा के उनको आपस में लड़ा दो और उन पर राज करो। अंग्रेजों की तो शुरू से यही नीति थी कि फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में अपनी शक्ति दिखाने का इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिल सकता था। ठीक है। तो इसमें ये दोनों शक्तियां कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों खुल के आ गई। ठीक है, दोनों खुल के आ गए और खुलकर उन्होंने युद्ध किया। अब ये जो पार्टियां थी ये दो खेमे में बट गई। ठीक है भाई, ये क्या बट गई? दो खेमे में बट गई। एक की तरफ हो गई अंग्रेज और दूसरी तरफ हो गई फ्रांसीसी। तो मैं यहां पर इन दोनों की लिस्ट बना रहा हूं एक बार। अंग्रेजों के समर्थक हम लिख लेंगे, अंग्रेजों के समर्थक। दूसरी तरफ लिख लेते हैं फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों के समर्थक। ठीक है भाई, देखो, अंग्रेजों ने जिसका साथ दिया उसमें कर्नाटक में तो इन्होंने साथ दिया किसका? कर्नाटक में तो इन्होंने साथ दिया अनवरुद्दीन का। ठीक है भाई, कर्नाटक में किसका साथ दिया? अनवरुद्दीन का। और हैदराबाद में इन्होंने किसका साथ दिया? नासिर जंग। ठीक है। और फ्रांसीसियों ने किसका दिया? फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में, कर्नाटक में तो किसका दिया? अच्छा, हैदराबाद में आपको पता लग गया, दो थोक थे किस किस के? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में भी दो थोक थे, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और दूसरा था जो भूतपूर्व जो वहां का नवाब था कर्नाटक का, उसका नाम था दोस्त अली। तो दोस्त अली का दामाद था, दोस्त अली का दामाद, उसका नाम था चंदा साहब। क्या लिखेंगे? चंदा साहब। इन दोनों में कर्नाटक में युद्ध जारी था उत्तराधिकार के बारे में, और हैदराबाद में था निजाम के दोनों पुत्रों के बीच नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य। तो
कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने किसका साथ देना समझा? चंदा साहब का साथ दिया इन्होंने, ठीक है। और हैदराबाद में किसका दिया इन्होंने? हैदराबाद में इन्होंने साथ दिया मुजफ्फरजंग का, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना, मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो ये स्थिति, दोनों पार्टियां तैयार है लड़ने के लिए, एक तरफ फ्रांसीसियों के समर्थक, दूसरी तरफ अंग्रेजों के समर्थक। उसी समय एक घटना घटती है सन 1749 में, सन 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है, युद्ध शुरू हो जाता है वहां पर भी, और उसमें अंग्रेज साक्षात उसका फायदा उठाते हैं और लड़ाई में कूद पड़ती है तंजावुर में। तब वे वहां पर स्थित एक स्थान है, नाम है उसका देवी कोटाई, वे देवी कोटाई पर कब्जा कर लेते हैं और उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक है। कौन? अंग्रेज। इस स्थिति को देखते हुए फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए, फ्रांसीसी को आया गुस्सा कि भाई इन्होंने तो कर दिया काम अपना शुरू, जीतने का इन्होंने अपनी पहली पारी की शुरुआत इन्होंने कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी गवर्नर जो था वहां पर उस समय डुप्ले था, ठीक है। डुप्ले ने क्या किया, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब दोनों के साथ मीटिंग की, ठीक है, दोनों के साथ मीटिंग की, उनके साथ संधि की। संधि में जो उनका प्रस्ताव होगा, क्योंकि फ्रांसीसी सीधी सी बात है, लाभ की अपेक्षा से ही उनसे संधि की होगी, दोनों को साथ लिया, दोनों की सहायता के लिए पूरा प्रयासरत हो गया कौन? डुप्ले। और उसी समय उसने दोनों की संयुक्त सेना के साथ किस किस की, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब दोनों की सेना के साथ कर्नाटक पर हमला कर दिया। उस समय कर्नाटक का नाम मैंने बताया कौन था? अनवरुद्दीन, ठीक है भाई, मरा तो केवल वही तो था, निजामी तो मरा था, ये तो जीवित था, ठीक है। तो अनवरुद्दीन पर इन्होंने हमला कर दिया, कब? 1750 में, 1750 में इन्होंने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया इस पर, कर्नाटक पर, अनवरुद्दीन को। और अनवरुद्दीन उस समय क्या हुआ, युद्ध में इसको पराजित कर दिया पूर्ण रूप से, फिर इसकी हत्या कर दी गई। युद्ध में इसके साथ इसका पुत्र मोहम्मद अली भी था, इसका अनवरुद्दीन का पुत्र नाम था मोहम्मद अली, ध्यान रखना इस चीज को, मोहम्मद अली, ये बच गया और वहां से भाग गया। उसके बाद फ्रांसीसियों की विजय हुई, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, चंदा साहब को गद्दी पर बैठा दिया, वहां का नवाब घोषित कर दिया, कहाँ का? कर्नाटक का। तब अच्छा, उस समय क्या था, जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ठीक है, मैं आधा भारत बना रहा, तो ये पूरा एरिया, यहां से पूरा, ये पूरा एरिया कर्नाटक में पड़ता था। ये एक संयुक्त एक ही राज्य था सभी का, इसका नाम कर्नाटक था, ठीक है। मतलब तमिलनाडु जो भी थे ना यहाँ पर, आंध्रा सब कुछ, केरल सब इसमें थी, इसमें कर्नाटक में, ठीक है। और आपको पता ही है पांडिचेरी 3 थी, तो जो पांडिचेरी का जो हिस्सा था वो भी सब कर्नाटक के भी क्षेत्र में आता था। अब चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए, ठीक है। कर्नाटक में नवाब बनने के बाद इसने क्या किया, पांडिचेरी का जो एक उसके पास में एक जगह थी, बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्र था, उसको इसने हस्तांतरित कर दिया, किसके पास? फ्रांसीसियों को इसने वो दे दिया, और ठीक है 1750 में इसने उसको दे दिया, ठीक है भाई। एक बड़ा हिस्सा पांडिचेरी के दक्षिण में जो पड़ता था विशाल क्षेत्र, वो उसने फ्रांसीसियों को सौंप दिया, ठीक है। अच्छा, ये ना सॉरी 1749 में हुआ था, आप इसको लिख लेना, ये 3 मई 1749 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। वेल्लोर के निकट हुआ था, अगर पूछे ये हुआ था
वेल्लोर के निकट, वेल्लोर एक जगह पड़ती है, वहां के निकट हुआ था ये अंबर के युद्ध में। ठीक है, इस युद्ध का नाम जो था वो अंबर कहा जाता है। अंबर के युद्ध में कौन, अनवरुद्दीन मारा गया था, मोहम्मद अली ये भाग गया था और तब चंदा साहब को इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, तभी उसके बाद होता क्या है, अब थी अंग्रेजों की बारी। अब अंग्रेजों की बारी थी भाई, इन्होंने तो फ्रांसीसियों ने तो क्या किया, जीत गए। अब अंग्रेजों को एक अपनी कूटनीतिक चाल चलनी थी। उन्होंने क्या किया, 1750 में नासिर जंग को ले आए। किसको, नासिर जंग को, और इसको कहा कि तुम कर्नाटक पर हमला करो। ठीक है, इसने भाई 1750 में अंग्रेजी सेना की सहायता के साथ कर्नाटक पर हमला कर दिया। हमला करते ही मुजफ्फरजंग उस समय वहीं पर था, मुजफ्फरजंग को इसने बंदी बना लिया, मुजफ्फरजंग को बंदी बना लिया। अब डुप्ले पड़ गया सोच में कि करे तो क्या करे, स्थिति करो या मरो वाली हो गई है। डुप्ले ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया जो वो पहले से लेता आ रहा था, और उसने जो नासिर जंग के जो सैन्य अधिकारी थे उनको अपने पक्ष में ले लिया। ठीक है, अपने पक्ष में ले लिया, तो उनसे कुछ समय बाद उसी के सेना अधिकारियों ने नासिर जंग की हत्या कर दी। नासिर जंग की हत्या कर दी, और उसके बाद भी क्या हुआ, फ्रांसीसियों की विजय होनी थी भाई, नासिर जंग ही मारा गया, जब राजा बनना था वही मारा गया। फिर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरजंग को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, इसको क्या गया, गद्दी पर बैठा दिया, और हैदराबाद की, ठीक है, हैदराबाद की इसको गद्दी पर बैठा दिया। जब ये गद्दी पर बैठने वाला था, ठीक है, बैठने वाला था, तभी इसकी भी हत्या कर दी। फ्रांसीसियों ने इसकी हत्या कराई, अंग्रेजों ने मुजफ्फरजंग की हत्या करा दी। ठीक है, तब उसके बाद केवल एक ही उत्तराधिकारी बचता था जिसका नाम था सलावत जंग। सलावत जंग कौन था, नासिर जंग का पुत्र था। ठीक है, सलावत जंग नासिर जंग का पुत्र था, और फ्रांसीसियों ने इसे ही गद्दी पर बैठा दिया। अब ये इसकी साइड हुई क्योंकि सलावत जंग जो था वो फ्रांसीसियों के पाले में आ चुका था। आप इस रणनीति कूटनीति को समझने का प्रयास करना, क्या चल रहा है खेल। सलावत जंग फ्रांसीसियों के पक्ष में आ गया था, और सलावत जंग ने उत्तरी प्रदेश यानी कि हैदराबाद के आसपास का जो क्षेत्र था वो भी फ्रांसीसियों को दे दिया। अब फ्रांसीसियों के तो भाई पांचों उंगली घी में थी, अंग्रेजों के हाथ कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अंग्रेजों के तो हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब फ्रांसीसी हैदराबाद में भी थे और कर्नाटक में भी। ठीक है, दोनों तरफ कौन थे, फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। तब उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटती है सन 1751 में। सन 1751 में मद्रास का जो गवर्नर था अंग्रेजी, ठीक है, हम यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर की बात कर रहे हैं। मद्रास का जो गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर बनाया गया 1751 में। कौन बनाया गया, सैंडर्स। ठीक है, अब चूंकि मोहम्मद अली तो भाग गया था, अब आप पीछे जाइए, मोहम्मद अली भाग गया था, लेकिन अभी भी वो क्या युद्ध का प्रयास कर रहा था और कर्नाटक को जीतने की कोशिश में लगा था। तभी सैंडर्स गद्दी पे बैठता है, मद्रास का गवर्नर बनता है। उसी समय सैंडर्स अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी मोहम्मद अली के सहायता करने के लिए कर्नाटक भेजता है। ठीक है, इसकी नहीं सॉरी तिरुचिरापल्ली। मोहम्मद अली जो था वो मतलब तिरुचिरापल्ली में अब युद्ध जारी था। तिरुचिरापल्ली भी कर्नाटक में आता है। ठीक है, वैसे तो अब ये कहां पर है, तमिलनाडु में है।
तमिलनाडु में क्या है, तिरुचिरापल्ली। अब इसका नाम जो है वो तिरुचिरापल्ली हो गया, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये याद रखना। तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली की सहायता के लिए सैंडर्स एक सैन्य टुकड़ी भेजता है और वहां पर फ्रांसीसी सरकार, जब डुप्ले को ये समाचार मिलता है कि अब युद्ध होने वाला है, और चंदा साहब क्योंकि उस समय कर्नाटक के क्या थे, नवाब थे, तो चंदा साहब की सुरक्षा को खतरा था। अब डुप्ले क्या करता है, वो फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी चंदा साहब की सुरक्षा के घेरे में ले लेता है। होता क्या है, परिणाम होता है कर्नाटक का जो क्षेत्र था वो युद्ध क्षेत्र बन जाता है। इधर से तो अंग्रेजी सेना सामने है और इधर से कौन है, फ्रांसीसी, दोनों आमने सामने। कुछ भी होने वाला है, युद्ध होने की स्थिति पूरी बन गई है। दोनों ने अपना घेरा डाल लिया है, अंग्रेजों ने अपना घेरा डाल लिया, इधर फ्रांसीसी। तभी रॉबर्ट क्लाइव अपनी चाल चलता है, कूटनीति का सहारा लेता है और सैंडर्स को सलाह देता है कि आप कर्नाटक की जो राजधानी थी उस समय थी अर्काट, आप अर्काट पर हमला कर दे। क्यों, क्योंकि सेनाएं तो कहां पर थी, सब तिरुचिरापल्ली पहुंच गई थी। फ्रांसीसी सेना जो थी टुकड़ी वो वहां पर थी। ठीक है, उसकी चंदा साहब की सुरक्षा में भी थी। और अब कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्काट, वो उस समय खाली पड़ी हुई थी। अंग्रेजी जो रॉबर्ट क्लाइव था बहुत ही तेज दूरदर्शी मतलब राजनीतिक व्यक्ति था। ठीक है, दूर से ही भाप लेता था स्थिति को। तब उसने अर्काट पर हमला करवा दिया, किसके द्वारा, सैंडर्स के द्वारा। ठीक है, अर्काट को उन्होंने कब्जे में ले लिया। तभी चंदा साहब को समाचार मिलता है कि अर्काट अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। चंदा साहब का एक पुत्र था रजा खां। चंदा साहब इसको भेजता है अर्काट, चंदा साहब रजा खां को अर्काट भेजता है कि जाओ और वहां पर स्थिति संभालो। रजा खां एक बहुत ही विशाल सेना के साथ पहुंच जाता है अर्काट, और अर्काट में जाकर अपना घेरा डाल देता है, पूरा दबाव बना देता है। किस पर, रॉबर्ट क्लाइव पर। अब रॉबर्ट क्लाइव फंस गया बीच में। तभी अचानक क्या होता है, अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी, ठीक है, अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी के साथ उनका एक कमांडर वहां पर पहुंच जाता है और रॉबर्ट क्लाइव की वो सहायता करता है। अब तुरंत विवश होकर रजा खां को अपना जो कदम है वो पीछे हटाने पड़े। भाई वहां पर उनकी तो सेना डबल हो गई। तब उन्होंने क्या किया, उसकी सेना तो वहां पर थी, किसके साथ, रजा खां के। उधर उन्होंने अपने आगे कदम बढ़ाए और तिरुचिरापल्ली पहुंच गई, दोनों संयुक्त रूप से। कौन, रॉबर्ट क्लाइव और जो उसकी सहायता करने उनकी सेना अध्यक्ष जो था वो। तिरुचिरापल्ली जाके उन्होंने तिरुचिरापल्ली पर भी अधिकार कर लिया और फ्रांसीसी गए हार। ठीक है भाई, फ्रांसीसी यहाँ पर क्या होता है, हार जाते हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद भी डुप्ले अपना धैर्य नहीं खोता। डुप्ले को अभी भी आशा थी कि हम इसको जीत लेंगे, तिरुचिरापल्ली को। सन 1753 में, वैसे डुप्ले वही एक साहसी और बहुत ही दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति था, उसकी अगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन होता क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। 1753 में डुप्ले एक बार फिर से घेराबंदी करता है। ठीक है, एक बार फिर उसने घेरा डाल दिया। यही हार जीत का सिलसिला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चलता रहता है। फ्रांसीसी सरकार क्योंकि वो देख रही थी कि डुप्ले आजकल अधिक संघर्षशील है और इसकी संघर्ष की नीतियों के कारण फ्रांस सरकार परेशान हो गई थी, उन्होंने डुप्ले को वापस बुलाने का फैसला किया, जिससे
फ्रांसीसी शक्तियों की भारत में तटस्थता कमजोर हो गई और उनका जो डुप्ले ने जो अपना एक सपना देखा था वो चकनाचूर हो गया। डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, कहाँ पर? फ्रांस। उसकी जगह पर एक अन्य गवर्नर को भेजा जाता है जो बहुत ही अयोग्य किस्म का था, नाम था गोडाहू। क्या नाम था? गोडाहू। अब गोडाहू तो अब जो ये नया गवर्नर था गोडाहू, ये वैसे ही किस्म का था, मतलब एक कमजोर किस्म का आदमी था। इसने आते ही अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, ठीक है, और सभी संधि प्रस्तावों पर इसने अपनी सहमति जताई। तत्पश्चात सन 1755 में पांडिचेरी में संधि होती है। पांडिचेरी में संधि होती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और उसमें निर्णय ये लिया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के जो विजित प्रदेश थे एक दूसरे को वापस लौटा देंगे, जिसने जो जीता था वो उसको वापस कर देंगे। और इस संधि के तहत एक निर्णय और लिया जाता है कि भारत सरकार के निजी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब दोनों देशों ने ये भी फैसला किया कि अगर दोनों देशों की सरकार चाहे तो इस संधि को स्थायी बनाया जा सकता है। अभी तक फिलहाल ये अस्थायी थी, ठीक है। लेकिन तभी 1755 में इंग्लैंड और फ्रांस का सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ये इंग्लैंड व फ्रांस के बीच। कब हुआ था? 1755 में। और इस युद्ध के होने के पश्चात, क्योंकि मैंने बताया था कल की क्लास में, पहले क्लास में भी, कि जो प्रभाव दो देशों में यूरोपीय कंट्रीज में आपस में पड़ता था किसी युद्ध का, उसका सीधा सा सकारात्मक या नकारात्मक जो भी प्रभाव होता था वो भारत पर भी पड़ता था। जो दोनों देशों के व्यापारी जो कंपनी थी उनके प्रभाव उन पर भी पड़ता था, जो उस देश में जो फैसले आता था। तो हुआ क्या कि पांडिचेरी की जो संधि थी और उसमें जो प्रस्ताव लिया गया था कि संधि को हम स्थायी बना देंगे, वो अधर में लटक गई और उसकी जो मांग थी वो अप्रासंगिक हो गई। इस नीति से फ्रांसीसियों की शक्ति क्षीण हो गई। हालांकि अगर डुप्ले अभी तक भारत में रहता और फ्रांसीसी सरकार उसको वापस ना बुलाती तो फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था ना वो अंग्रेजों के मुकाबले दोगुना था। भाई छक्के छुड़ा रखते थे अंग्रेजों के, केवल एक अकेले डुप्ले ने। तो डुप्ले को हम यहाँ पर बिल्कुल भी कमजोर नहीं मान सकते किसी भी देश की सेना से, या अंग्रेजों की तुलना में वो एक बेहतर और एक योग्य गवर्नर साबित हुआ, ठीक है। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने उसको वापस बुलाकर अपना तो किया ही, लेकिन डुप्ले का भी सपना चकनाचूर कर दिया और अपनी स्थिति की जानकारी अंग्रेजों को खुद दे दी कि भाई हम तो कमजोर पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ भाई, उसकी तो शक्ति क्षीण हो गई, इधर रॉबर्ट क्लाइव की बढ़ गई। क्योंकि अंतर ये था दोनों देशों की जो कंपनी थी उसमें, जैसे डच का था ना वही हाल फ्रांसीसियों का था। सरकार का पूरा केंद्रीकरण था इन पर, फ्रांसीसियों पर। लेकिन इंग्लैंड वालों ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने पूरी आज़ादी दे रखी थी। मैंने बताया ना बाद में इनको अनिश्चितकाल अधिकार प्रदान कर दिए थे ब्रिटिशों को, ठीक है। तो केवल कारण यहीं पर हुआ, एक नेतृत्व का प्रभाव कह लो आप, या अपने देश द्वारा अपनी व्यापारिक जो कंपनी थी उसको समर्थित न करना, ये दोनों कमजोरी फ्रांसीसियों की रही। और तत्पश्चात आगे चलकर आपको पता ही है अंग्रेज सबसे बेहतर और सर्वशक्तिशाली सिद्ध हुए, ठीक है। तो ये था कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब कल की अगली क्लास में।
जो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध और एक अंतिम युद्ध। ठीक है, चलिए नमस्कार।